ये हाल दिल्ली के अंदर आज दिन दहाड़े हो रहा है। दूसरी वारदात कल की है। तिलक नगर के अंदर एक कार शोरूम से फिरौती के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं और शोरूम के बाहर 5 राउंड फायरिंग की जाती है। जाफराबाद में मर्डर, 50 से ज्यादा बार चाकू से हमला। आज ही की खबर है, दिन में सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल की हत्या गला रेत के एक ऑटो ड्राइवर कर देता। और क्या मामला है? ऑटो के किराए के ऊपर कहासुनी हो रही है और सीमा सुरक्षा बल के जवान को ऑटो वाला अपनी ऑटो से चाकू निकाल के निकालता है और आर के पुरम में, एक वीआईपी इलाका है दिल्ली का, आर के पुरम में उसकी हत्या कर दी जाती है। जब तक एम्स पहुंचता है, एम्स मात्र 1-1.5 किलोमीटर दूर है आर के पुरम से, तब तक जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तिलक नगर में फायरिंग के बारे में तो मैंने आपको बताया। आज ही की खबर है, हत्या करके शव को नहर में फेंका, दिल्ली की खबर है। ये ऑटो वाली खबर है। मैन डाइज आफ्टर ऑटो हिट बाय एसयूवी, ये भी आज की खबर है। विटनेस इन मर्डर केस स्टेप टू डेथ, एसएसबी कांस्टेबल मर्डर्ड। पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि ये दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लगभग चौपट हो गई है। एनसीआरबी का डेटा अगर हम देखें, क्योंकि आंकड़ों की बात करनी होती है, तो दिल्ली के अंदर हाईएस्ट क्राइम रेट है इस वक्त। आप कह सकते हैं 1 लाख की आबादी पे दिल्ली में 1832 क्राइम्स हो रहे हैं, जो देश की एवरेज से 7 गुना ज्यादा है। दिल्ली की एवरेज नंबर ऑफ क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, और हर रोज 1179 क्रिमिनल केस रजिस्टर हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। चार्जशीट का जहां तक सवाल है कि अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो चार्जशीट करके वो मामला कोर्ट में जाता है, मात्र 30% केसेस ही चार्जशीट में जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है, जब मुकदमे दर्ज होते हैं आप उनमें इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट तक पहुंचाते ही नहीं है, तो किसी को सजा क्या मिलेगी, किसी को न्याय क्या मिलेगा? और क्राइम और बढ़ेगा, जो अपराधी हैं उनके हौसले और बढ़ेंगे। ये सीधे सीधे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की इनएफिशिएंसी, इसे हिंदी में निकम्मापन कहते हैं, एक इनएफिशिएंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साफ नजर आ रहे हैं कि जो काम उनका है, उनके पास 2 ही काम है, एक पुलिस, एक डीडीए। और पुलिस को उन्होंने चौपट कर दिया। वो एक स्कूल के प्रिंसिपल की तरह चिट्ठियां तो मंत्रियों को खूब लिखते हैं, खूब उपदेश देते हैं, अपने गिराबान में झांक के नहीं देखते आपके पास जो काम है वो क्या कर रहे हैं आप। हमारे यहाँ तो जो डिपार्टमेंट थे उनमें सारे अफसरों के ऊपर आपने कंट्रोल ले लिया, आप चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने देते। आपके पास तो सारे अफसर हैं, सारा महकमा है, आप क्या कर रहे हैं पुलिस में? आप पूरी तरह से फेल हो गए। आगे बताता हूं भर्तियों के विषय में। 2014 में जब ये केंद्र सरकार बनी थी तो दिल्ली पुलिस के अंदर करीब 5,500 रिक्तियां थी और ये रिक्तियां बढ़ के अब करीब 13,000 हो गई है। तो लोग ही नहीं है, पुलिस ही नहीं है, पुलिस के महकमे में लोग ही नहीं है, क्राइम कैसे कंट्रोल होगा? क्या किया एलजी साहब ने इतने दिनों में? हमें तो कुछ नहीं मालूम। ऊपर से केंद्र सरकार ने पिछले साल पुलिस का बजट 4.5% घटा दिया है। कुछ और आंकड़े आपके सामने रखता हूं। दिल्ली के अंदर
क्राइम हाईएस्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और नेशनल एवरेज से 7 गुना है। नेशनल एवरेज है 1 लाख की आबादी पे 258.1, और दिल्ली के अंदर ये एवरेज है 1832 क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन, जो कि एवरेज नेशनल एवरेज है 258 क्राइम्स पर लाख पॉपुलेशन। इसका मतलब 7 गुना ज्यादा राष्ट्रीय औसत से ज्यादा क्राइम है। 30% मात्र केसों को चार्जशीट किया जा रहा है, जबकि देश में केरला जैसे राज्य हैं जहां पे 66% केसेस के अंदर चार्जशीट कर दी जाती है। क्राइम अगेंस्ट विमेन के बारे में एनसीबीआरबी का डेटा है, दिल्ली के अंदर पूरे देश के जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है उसका 30% क्राइम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। यानी कि 19 मेजर सिटीज, जो बड़े शहर हैं दिल्ली देश के अंदर, उन शहरों का सब का क्राइम अगेंस्ट विमेन मिला लिया जाए तो उसका 30% सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। और पिछले 3 सालों से दिल्ली के अंदर क्राइम जो है हाईएस्ट चल रहा है। क्राइम अगेंस्ट विमेन मैंने आपको बताया, दिल्ली रिपोर्टेड 14,466 विक्टिम्स ऑफ क्राइम अगेंस्ट विमेन इन इंडिया। और क्राइम अगेंस्ट विमेन इतना बड़ा होने के बावजूद एलजी साहब ने 2 काम किए जिससे उन्होंने हालत बद से बदतर कर दी। क्या की? सबसे पहले तो उन्होंने 8,000 के करीब बस मार्शल्स को निकाल दिया। जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ डीटीसी बसेस में होती थी, अक्सर बदतमीजी होती थी, उसके लिए दिल्ली सरकार ने बस मार्शल लगाए थे, जिनको बेबुनियाद तरीके से उनको बेरोजगार कर दिया। आज दिल्ली के 8,000 घर नहीं चल पा रहे, ऊपर से दिल्ली के अंदर महिलाओं को असुरक्षित कर दिया। दूसरा क्या काम किया? विमेन्स कमीशन जो इतना अच्छा काम कर रही थी, 181 नाम की 181 नाम की हेल्पलाइन चला रही थी, उसको पैरालाइज करने के लिए और दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन के काम को ठप करने के लिए करीब 223 लोगों को वहां से निकाल दिया गया। साफ है, एलजी साहब को जो अपना काम करना है, पुलिस को देखना है, वो तो कर नहीं पा रहे। क्राइम बढ़ता जा रहा है, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। भाई आप हमें इतना ज्ञान लिखते हैं चिट्ठी के अंदर, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। आपके पास 2 डिपार्टमेंट, आप करके तो दिखाओ। आप खुद तो कुछ करो, फिर दिखाओ तो लोगों को कि भाई देखो मैंने ही दिल्ली की पुलिस सुधार दी। बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी साहब भ्रष्टाचार के विषय में। पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, 2 साल में दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ा है। जहां रिक्शा वाले से 300 रुपए लेता था पुलिस वाला, अब 500 रुपए ले रहा है। पता कर लो दिल्ली के अंदर। एक्सटॉर्शन बढ़ी है, करप्शन बढ़ी है, क्राइम बढ़ा है, रिक्त स्थान बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि एलजी साहब का ध्यान ही नहीं है इन कामों पे। एलजी साहब बस चुनी हुई सरकार के काम रोकने के अंदर लगे हुए हैं। अपना काम कीजिए एलजी साहब, हमारा उनको निवेदन है कि कृपया करके अपना काम करिए और फिर दिखाइए दिल्ली वालों को कि भाई मैं अच्छा काम कर रहा हूं, देखिए मैंने क्राइम में, लॉ एंड ऑर्डर में क्या काम किया। तो ये हमारा उनसे निवेदन है कि वे अपना काम करें और चुनी हुई सरकार के काम के अंदर टांग अड़ाना बंद करें। देखिए, अगर कोई स्वायत्त संस्था, कोई न्यूट्रल एजेंसी किसी चीज की जांच शुरू करे तो खबर है। इसमें क्या खबर है कि बीजेपी के ही लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। कंप्लेंट भी कौन सी? जो वो 2 साल पहले भी कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं। पंजाब के चुनाव से ठीक पहले ठीक यही सड़ी पुरानी खबर चलाई गई थी कि आम आदमी पार्टी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पैसा मिल गया। सो रही है कि केंद्र सरकार, कैसे मिल गया भाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पैसा?
कहां थी केंद्र सरकार, कहां थी इसकी एजेंसियां? 2022 में भी कहा गया कि अमित शाह जी का खुद का बयान है कि मैं इसको जांच कराऊंगा। क्या हुआ भाई 2 साल में जांच का? अब एलजी वही घिसी पिटी कंप्लेंट, वही बासी खबर, दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से खुद ही अपने आप को चिट्ठी लिखवा ली और उसको एनआईए को चिट्ठी लिख दी। ये क्या बात हुई? सिर्फ इसलिए क्योंकि जब पंजाब से पहले उन्होंने किया तो पंजाब के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस तथाकथित टेररिस्ट फंडिंग के बारे में बयान दे रहे थे। पंजाब के चुनाव से कुछ दिनों पहले बहुत माहौल खड़ा किया गया और नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब के लोगों ने नकार दिया। अब फिर से वही कोशिश की जा रही है कि चुनाव से पहले एक झूठ बढ़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश की जा रही है, मगर देश के लोग बहुत समझदार हैं। ये जो संस्था जिसकी तरफ से कंप्लेंट की गई है, उस संस्था के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी के सगे भाई उस संस्था के अध्यक्ष हैं। ट्विटर के ऊपर वो सबूत मौजूद है। उन्हीं के भाई की संस्था कंप्लेंट कर रही है, एलजी उसको आगे भेज रहे हैं। उसके अंदर क्या है? सिर्फ एक षड्यंत्र है। किसकी चिट्ठी है? अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है राष्ट्रपति को, जिसमें बोला कि यह एक मांग हो सकती है। तो उससे इसका क्या लेना देना? मैं ये समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कौन है, कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को उनकी चुनाव में मदद के लिए अवतरित होते हैं? कौन है? सुकेश चंद्रशेखर, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने चुनावों के अंदर उतरते हैं। कौन है सुकेश चंद्रशेखर? एक ऐसे कॉनमैन जिन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नाम पे रेमबेक्सी के मालिकों की पत्नियों से 200 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन किया था। 200 करोड़ रुपए, ये प्रमाणित है। उन्होंने लॉ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के ऑफिस के नाम से जेल में से फोन किया था सुकेश चंद्रशेखर ने, और इन दोनों उद्योगपतियों की पत्नियों ने 200 करोड़ रुपए दिए थे। उसके कहने पे एलजी साहब सीबीआई जांच करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नंबर 1 है सुकेश चंद्रशेखर। दूसरा सहयोगी कौन है? एक एक्सट्रीमिस्ट पन्नू, जो एक्सट्रीमिस्ट है सब लोग जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सपोर्टर हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी के गवाह बन गए हैं। आज वो भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए उतर गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं तो हैरान हूं। सारे इस तरीके के लोग भारतीय जनता पार्टी की मदद क्यों करते हैं? क्यों इनके चुनाव में मदद करने के लिए उतरते हैं? ये तो लोगों को समझना पड़ेगा। लोग समझ रहे हैं इस चीज को। अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट हमें गाली दे रहा है, अगर कोई सुकेश चंद्रशेखर हमें गाली दे रहा है, ये तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि वो लोग हमसे चिढ़ते हैं क्योंकि हम लोग उनके साथ नहीं है। मगर किसका साथ दे रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर? भारतीय जनता पार्टी का। किसका साथ दे रहे हैं पन्नू जो एक्सट्रीमिस्ट है? भारतीय जनता पार्टी का। तो साफ दिख रहा है कौन किस तरफ खड़ा है, कौन लाइन के इस तरफ खड़ा है, कौन लाइन के इस तरफ खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है, क्या उम्मीद लग रही है कि राहत मिलेगी, अंतरिम राहत मिलेगी केजरीवाल को? देखिए, अभी तो जो कोर्ट का फैसला है उसके बाद ही रखेंगे। उम्मीद तो देखो हर आदमी अपने लिए उम्मीद ही करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी सवाल उठाए चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर। एक बड़ा सवाल डेटा को लेकर भी है कि जिस दिन वोटिंग होती है उसी दिन एक डेटा आ जाना चाहिए, 2 दिन बाद कुछ और डेटा आता है, 5 दिन बाद कुछ और डेटा आता है। देखिए, एक बड़ा पुराना सिद्धांत है जस्टिस का, न्याय का, पूरी दुनिया में जाना जाता है। जस्टिस शुड नॉट बी जस्ट डन, इट शुड अपीयर टू बी डन। जस्टिस शुड नॉट बी डिलीवर्ड, इट शुड अपीयर टू बी डिलीवर्ड। न्याय काम कर रहा है ये बहुत जरूरी नहीं है। इससे ज्यादा जरूरी है ये लोगों को दिखना चाहिए कि न्याय ऐसे काम हो रहा है। मैं जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और उनके साथ इलेक्शन कमिश्नर से मिला
मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वे लोग कंप्लेंट्स के ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई की ये बताने के लिए भी उनके अंदर इसको लेके घमंड है। हम बाध्य नहीं है कि आपको बताएं, तो ये संभव ही नहीं है। आप एक बात बताइए, चुनाव आयोग से आप क्यों मिलेंगे? चुनाव आयोग से आपने चिट्ठी लिख दी, कंप्लेंट कर दी, रिमाइंडर दे दिया, मगर कार्रवाई नहीं हुई, तब आप उनसे मिलते हो। जब आप उनसे मिल रहे हो तो वो कह रहे हैं क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई ये हम नहीं बताएंगे, ये हम बताने के लिए बाध्य नहीं है। कब कार्रवाई करेंगे ये भी बताने के लिए बाध्य नहीं है। अभी करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे, ये भी नहीं बताएंगे। तो वो लोग तो ब्लेटेंटली ये बात कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, हमें जो करना है हम करेंगे। इस तरीके का बिहेवियर जो मैंने खुद साक्षात देखा है, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि वो जिनके द्वारा बनाए गए हैं, जिनके द्वारा इस पोस्ट पे बिठाए गए हैं, उनकी पूरी लॉयल्टी, एलिजियंस उनके प्रति है। उनकी मतलब कि उनसे ये उम्मीद करना कि वो टीएन सेशन साहब जैसे इलेक्शन कमीशन बना देंगे और उसमें बहुत न्याय हो जाएगा, मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे कोई उम्मीद नहीं है। और मैंने उस दिन भी इलेक्शन कमीशन को कहा था कि अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हो, तो लगाइए ना, देश को दिखाइए कि आपने क्या बर्ताव किया था आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, कैसे आपने सवालों का जवाब दिया था, बताएं। लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके के लोग जो है आज इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए हैं।